अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम और नए मुआहिदों की। तो आपको बताएं कि सदर आसिफ अली दौरा चीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। सदर मुमलिकत 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। और मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। जबकि बात करें अगर हम तो दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने महंगाई बढ़ने में कमी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। जनवरी में महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन 4% पर आ गई। उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। 9 साल की कम तरीन सतह पे है। ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। सब सूबे सताइश के हकदार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। दूसरी जाने पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के उधार तेल के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये उधार तेल की सहूलत 1 साल के लिए होगी, जिससे पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की मुस्तहकम फरहमी में मदद मिलेगी। काबीना इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब ने 1 साल की मौखर अदायगी पर 1.2 अरब डॉलर का तेल दरामद करने की सहूलत फराहम कर दी। मज़ीद क्या कहा वो भी देखिए। अब उसका दोबारा इजरा हुआ है और 1.2 बिलियन डॉलर ये हमारी ऑयल फैसिलिटी सालाना उन्होंने दी है। सऊदी जो डेवलपमेंट फंड है उन्होंने हज़ारा के लिए एक पानी की स्कीम वो भी अप्रूव की है 40 मिलियन डॉलर की। कल उसका भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हर दूसरे तीसरे दिन गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है कि मईशत मुस्तहकम हो गई है और बड़े आदाद-ओ-शुमार भी शेयर किए जाते हैं। तो अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि पिछले 9 साल में हमने देखा कि सबसे कम महंगाई इस वक्त है। 2.4% पर इन्फ्लेशन रेट जो है इस वक्त पहुँच चुका है। आपको कितना ये रियल लगता है या सब ये कॉस्मेटिक है अभी तक? देखिए, बात यह है कि 1988 से तकरीबन 36 साल से जो हमारे IMF का प्रोग्राम है उसका बुनियादी मकसद यही है कि पहले आप मईशत को इस्तेहकाम दें और उसके बाद मईशत की शरह नमू को तेज़ करें। तो ये पहली दफ़ा नहीं आया है, ये हर दफ़ा ये इस्तेहकाम आता है और मईशत की शरह नमू सुस्त हो जाती है, अफरात ज़र कम हो जाती है, लेकिन गुर्बत बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है अफरात ज़र कम होने के बावजूद, क्योंकि लोगों के क़ुव्वत ख़रीद आपने कम कर दी है। बैंकों से जो करोड़ों लोगों को मुनाफा मिलता है खातों पर, उसको तो आधा कर दिया है। यानी जून में वो 20.5% था, अब ये जो है वो 10.5% है। तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी तो कम हो गई है। लेकिन जिस वक्त आपने अभी इम्पोर्ट्स कम की, कर्ज़े बेतहाशा ले लिए, अब उनको कर्ज़ों की अदायगी में भी मुश्किलात है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो उसकी वजह से जब भी मईशत की शरह नमू को तेज़ करेंगे तो खुदा न खास्ता बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो दोबारा जैसे माजी में होता रहा है, वो दोबारा इस्तेहकाम जो है ये आर्जी साबित होगा। क्योंकि इस्लाहात जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ग़िज़ाई अशिया की जो कीमतें हैं उनमें कमी की वजह से आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ज़राई टैक्स लगा दिया गया है चारों सूबों की जानिब से। IMF की जो मुतालबा था उसको पूरा किया गया है, तो इससे तो कीमतें बढ़ेंगी। कहा यह जा रहा था कि सब्जियों की अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो फिर महंगाई में कमी क्या हुई है? ग़िज़ाई अशिया में कहाँ से किल्लत आई है कीमतों में? ये बड़ा अहम सवाल है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने महंगाई कम कर दी है, बिल्कुल नहीं कह रहे, ये अल्फाजों का खेल है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। अफराद ज़र का मतलब ये होता है कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी पिछले साल के मुकाबले में, उसके मुकाबले में कम बढ़ी है।
वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो बड़ी, वो 2.4% वो कहते हैं बड़ी है, लेकिन लोगों की आमदनी कम हो गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बैंकों में खाते रखे हैं। अगर 1 लाख रुपया किसी ने बैंक में रखा था तो जून 2024 में उसको जो है उसके ऊपर 20,000 मुनाफा मिला था 1 लाख पर, अब उसको 10,000 दे रहे हैं। तो उसकी आमदनी ज्यादा कम हुई है, महंगाई में इजाफा उसके मुकाबले में कम हुआ है। तो आम आदमी की मुश्किलात बढ़ी हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी अर्ज किया था कि 1 साल में तकरीबन 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख लोग जो पहले गरीब नहीं थे वो आज गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। महंगाई इस वक्त जो है ना वो 10% के करीब जा रही है, क्योंकि जब आप मईशत ग्रो नहीं करती, अब वो खुद ही कह रहे हैं हमारी मईशत ग्रो कर रही है 5 बरसों में 2.5%। उससे पहले के जो 40 बरस थे उसमें रहती थी 4.7%। हमारी आबादी की शरह भी 2.6 है। इसका मतलब ये कि 20-22 लाख आदमी जो हर साल रोजगार की तलाश में आते हैं, जो पहले बच्चे थे अब उनकी उम्र आ गई रोजगार में जाएं, वो रोजगार नहीं है उनको। तो बेरोजगारी बढ़ी है, मैं बिल्कुल सही, महंगाई बढ़ी है, अलबत्ता महंगाई में इजाफे की शरह कम हुई है। तो ये इस्तेहकाम आर्जी है, ये हुकूमत ने जो इस्तेहकाम हासिल किया है वो इसी तरह से है जैसे माजी में आर्जी है। डॉक्टर शाहिद साहब ये भी कहेगा, आगे रमज़ान आ रहा है और हम अमूमन देखते हैं जैसे रमज़ान आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, शेख और नोश महंगी हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो रमज़ान पैकेज लाया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर, ये कितना कारआमद साबित होगा? इससे वाकई आवाम को सहूलत मिलेगी? देखिए, पहले मैं तो आपको एक जुमला कह दूं और जिम्मेदारी मेरी है जी। जैसे अभी वज़ीर साहब ने कहा ये 2.4% महंगाई है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ये इसके बाद ये बढ़ेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए कि ये तो आपने लोएस्ट कर लिया आर्जी तौर पर, कंट्रोल करके चारों तरफ से। ये आप देखेंगे कि रमजान में तो बढ़ती है, बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसमें आवाम का भी कसूर है। रोजा तो ये कहता है आप सब्र करें, लोग हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो है बहुत सारी चीजों में इजाफा कर देते हैं, पकौड़े फलाने डमके ये वो दही, तो कंजम्पशन भी बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ेंगी रमजान में, कोई शुबा नहीं है मुझे। लेकिन मैं रमजान के बाद भी देख रहा हूं कि ये 2.4 की जो आप कह रहे हैं ये नहीं रहेगी, ये बढ़ जाएगी रमजान के बाद भी। आपके ख्याल में रमज़ान के बाद ये इसमें इजाफा होगा। लेकिन क्विकली अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ पाऊँ, अभी हम पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट में भी कुछ मुआहदे हुए हैं, $1.2 बिलियन के उधार तेल के, इनके डेफर्ड पेमेंट्स पर तेल हमें मिल रहा है और गवर्नमेंट इसको भी सेलिब्रेट एक तरह से कर रही है कि ये भी मईशत में इस्तेहकाम लेकर आएगा। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हुआ ये था कि इस साल हमको $26 अरब के कर्जों की अदायगियां करनी थी, पेमेंट करना था। तो हमने $16 अरब तो दोस्तों मुल्कों के कर्जे हैं उसको रोल ओवर करा लिया, नए कर्जे ले लिए। उसके बाद $4 अरब की शॉर्टफॉल है। अगर हम वो पूरे नहीं करते तो IMF हमें किस्त नहीं देगा। तो इन्होंने ये किया कि कमर्शियल बैंकों से महंगी शरह सूद पे कुछ कर्जे लिए, कोई $1 अरब। अभी $1.2 अरब का जो उधार तेल है, इसका मतलब ये है कि आज जो हम तेल लेंगे उसकी कीमत आज अदा नहीं करेंगे, 1 साल के बाद करेंगे। तो आज जो मेरी मुश्किल थी आपने उसको 1 साल के लिए आगे कर दिया, मुश्किल खत्म नहीं हुई है, उधार तेल ले रहे हैं, कोई खैरात नहीं मिल रही है, तो आज नहीं देंगे आप 1 साल के बाद देंगे। तो जब आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो 3 साल का IMF का प्रोग्राम है इसमें तीनों साल यही रोना रहेगा कि हमें $16 अरब के जो दोस्तों के डिपॉजिट हैं उन्होंने भी 1 साल के लिए किया है, सऊदी अरब ने भी जो अभी उधार तेल दिया ये भी 1 साल का है। 1 साल के बाद फिर यही रोना मचेगा जो इस साल मचा है कि जनाब हम कर्जे अदा नहीं कर सकते, फिर आप कहेंगे जी हमारे डिपॉजिट रोल ओवर करें। वही डॉक्टर साहब, तो रेवेन्यू हमारा उस तरह से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी हमने देखा कि सिंध में भी ज़राई इनकम टैक्स जो है वो लागू किया गया, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो ज़राअत पर आपके ख्याल में इस तरह का इनकम टैक्स लगना चाहिए? और जैसे कि वो फिगर्स भी हमारे सामने मौजूद हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं तो ये कहता हूँ ज़राअत पर टैक्स लगाने की बात आप क्यों करते हैं? आप ये कहें कि पाकिस्तान में जो भी रहता है वो ज़राअत का हो, सनत का हो, तिजारत का हो, बरामद का हो, तनख्वाहदार हो, पेंशनर हो, हर आदमी को अपनी आमदनी पर टैक्स देना है। हम तो ईमानदार, खाली ये कह के कि ज़राअत पर टैक्स लगा दिया लोगों को आप कहते हैं उस पर तनकीद करें। मैं ये कहता हूं हर आदमी को जिसकी आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना, चाहे वो ज़राअत से हो या तनख्वाह से हो या पेंशन, उसको टैक्स देना है और मौसर तौर पर टैक्स देना है। मेरा अपना ख्याल ये था कि हमारे जो अशराफिया है, बड़े बड़े जमींदार हैं, वडेरे हैं, वो कई सौ अरब रुपए साल टैक्स नहीं दे रहे हैं, मईशत उससे तबाह हो रही है। लेकिन ये जिस तरीके से तमाम सेक्टर्स को इस
टैक्स नेट में लाना होगा। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि बड़े जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग इकदाम करने चाहिए और ख़ास तौर पर मईशत की बेहतरी के लिए कुछ सिर्फ दिखावे के इंतजाम ना हो बल्कि हकीकी उसमें कुछ चेंज। ये बहुत हैरानकुन बात है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू भी उस तरह से नहीं आ रहा और हम बस कर्ज ले रहे हैं और जो इस्तेहकाम है वो फर्जी है। मतलब आगे मुश्किलात आएंगी, यहाँ पे अभी हम कर्ज लेंगे और अगला साल जो होगा वो हमें फिर से पे करना होगा। तो ये सोचने की बात है जी। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान में पहली बार सजने वाले चैंपियंस ट्रॉफी मेले की और उसकी तैयारियों की। क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए तैयार है। शायकीन क्रिकेट को वो लम्हा देखने को मिलेगा जिसका बरसों से इंतजार था। ये इवेंट पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और आलमी सतह पर मुल्क की मुस्बत तस्वीर पेश करने का एक सुनहरी मौका होगा। जी हाँ, और इस बड़े इवेंट में दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें आमने सामने होंगी, जहां क्रिकेट के शायकीन को सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। मेगा इवेंट के इनेकाद में सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान के 3 शहरों यानी कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी मेहमान टीमों को खुशामदीद के। और इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा हादिया फयाज लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? 2 हफ्ते रह गए हैं इवेंट के शुरू होने में, तो कैसी शायकीन क्रिकेट का जोशो जज्बा कैसा है? टिकट्स के हवाले से बताएगा, कितने फीसद जो है वो फरोख्त हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मैदान तो सजने वाला है और शायकीन क्रिकेट का जो जोशो खरोश है वो भी दीदनी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, यहाँ पे शायकीन क्रिकेट मौजूद है टिकट्स लेने के लिए। पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी की कल टिकटों की शुरू हो गई थी, लेकिन आज भी थोड़ी सी जारी है। और उसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इवेंट होना है ट्राई सीरीज, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम से शिरकत करनी है और मैचेस होने हैं। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी भी और ये ट्राई सीरीज भी, जिसमें कजाफी स्टेडियम में 2 मैचेस होस्ट करने, पहले एक 8 फरवरी को करना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। जो दूसरा मैच है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड होगी, उनके मुकाबला होगा। उसके अलावा आज प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे टिकट्स फरोख्त हो रही हैं और ट्राई सीरीज की यहाँ पे टिकट्स की फरोख्त 4 बजे से शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है वो सुबह से यहाँ पे मौजूद है, लाइन में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि इनको टिकट मिल जाए। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी और ट्राई सीरीज के लिए भी। मुझे बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? टिकट मिल गई है? क्लोजर की टिकट लेने जा रहे हैं? जी सुबह से इधर खड़े हैं, अभी टिकट्स नहीं मिली। चैंपियन ट्रॉफी की लेनी थी लेकिन वो भी नहीं मिली। अभी ट्राई सीरीज के लिए आए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं क्राउड, तो वो भी अभी हमें नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं कितने एक्साइटेड है? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है उसके लिए, और टिकट कौन सी ले रहे हैं? चैंपियन ट्रॉफी की टिकट सेमीफाइनल के तो मिल गई है और ट्राई सीरीज के लिए लेने आया हूँ। 2 बजे आए, सुबह 8 बजे आया था तो वो सेमीफाइनल की टिकट मिल गई हैं। अब ट्राई सीरीज की टिकटें लेने आया हूँ, वो इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी मिल जाएंगी। एक शायकीन क्रिकेट को तो टिकट मिल गई है लेकिन नहीं मिली, वो मायूस है, दूसरे खुद दिखाई दे रहे हैं। और शायकीन क्रिकेट से भी जान लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको टिकट मिल गई है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? मैं एक टिकट मिल गई है लेकिन अभी के लिए आया हूँ, वो उम्मीद है मिल जाएगी। 4 जगह से आया हूँ, अगर यहाँ से मिल जाती तो और एक्साइटेड हो जाऊंगा मैं। एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटमेंट है भी बहुत ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी और ट्राई सीरीज के लिए भी। आप बताएं आपको टिकट मिल गई है, किस इंक्लूजन की लेने जा रहे हैं? और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है तो कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज? एक्साइटमेंट तो हर क्रिकेट लवर को होगी और टिकट अभी किसी मैच की नहीं मिली हमें। 2-3 दिन से ऑनलाइन भी चेक की, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही और फिजिकल तो ना होने के बराबर है। बाकी अब देख रहे हैं, मिल जाए शायद फर्स्ट क्लास की कोई टिकट मिल जाए किसी भी मैच की। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शायकीन क्रिकेट। उनका यही कहना है कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन टिकट रही है, लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, क्राउड बहुत ज्यादा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ट्राई सीरीज पाकिस्तान में हो रही है। टीम्स यहाँ पे आ रही हैं और वो चाहते हैं कि सारे प्लेयर्स को, सारी टीम्स को देखें, जैसे हम टीवी पे देखते हैं वैसे ही हम ग्राउंड में सामने से देखें। और यहाँ पे शायकीन क्रिकेट चाहते हैं। ये बताएगा, शायकीन क्रिकेट को तो टिकट नहीं मिल रही है, आप ही कोई टिकट ले आए, आपको मिल रही है, अवेलेबल है? मीडिया को वैसे मीडिया को नहीं मिल रही है। मीडिया भी अब चाहे जाके खुद पैसे दे के टिकट खरीद सकता है। मैं भी अभी सोच रही हूँ चली जाऊँ। लाइन लड़कियों की कम है, लड़कियों कम आते हैं, पर फिर भी शायकीन क्रिकेट जो मर्द हैं वो काफी ज्यादा मौजूद है, लड़कियों की लाइन कम है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जाके अपनी टिकट तो खरीद लूँ।
जी अच्छा, बिल्कुल टिकट आप ऐसे करें, बल्कि हम दोनों की भी खरीद लें आप, क्योंकि आप खुद ही बता रही हैं कि ख़वातीन की लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी है। अच्छा हादिया, ये भी बताइएगा क्योंकि लाहौर में आप मौजूद हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में उसकी रेनोवेशन हुई है, बड़ा खूबसूरत इसे बना लिया गया है। कितना काम बाकी रह गया है? वैसे तो मोटा मोटा काम तो सारा कंप्लीट हो ही गया हुआ है, चेयर्स लग चुकी हैं, फ्लड लाइट्स जो हैं वो नई लग चुकी हैं, आपने बताया था गेट भी यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है। कुछ ऐसा काम है जो कि अभी बाकी है, चूंकि अभी 2 हफ्ते ही बाकी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में? चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने में तो टाइम है, लेकिन ट्राई सीरीज होनी है 8 से, और 7 को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इनॉग्रेशन होनी है। वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आके वहाँ पे इनॉग्रेट कर कज़ाफ़ी स्टेडियम को, तो काम मुकम्मल हो गया है। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम है जिसमें थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह है, वो मुकम्मल हो जाएगा तो काम तकरीबन सारा मुकम्मल है। कोई भी तरह काम नहीं है जो बाकी रहता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम है जो फिनिशिंग का कह सकते हैं हम, वरना सारा काम कंप्लीट है। अंदर की बात, अंदर का स्टेडियम है जहाँ पे मैच होना है, ग्राउंड तैयार है, लाइट्स लग चुकी है, बस फिनिशिंग का काम है, कुछ पेंट होना है। बहुत शुक्रिया, आज आप हमें लाहौर से अपडेट करें थी। अब रुख कर लेते हैं जी रावलपिंडी का, जहां से हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरियार, बताइएगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी कितने पुरजोश हैं और कितने फीसद जो टिकट्स हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में। यहाँ पर जो कोरियर ऑफिस है, यहाँ पर जहाँ पर जो है चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटें जो है फ़रोख्त हो रही हैं, वहाँ पर अब जो है शायकीन के लिए बड़ा ये एक अंबर है अब बेचैनी का कि यहाँ पर जो छोटी मालियत की टिकटें थी वो तमाम अब जो है फ़रोख्त हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है कि जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो टिकट है 25 तारीख का जो मैच है उसका जो टिकट है वो सिर्फ 12,000 रुपये मालियत के अब टिकट यहाँ पर दस्तयाब है, जबकि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का 27 फरवरी को होने वाला मैच है उसका 4,000 वाला टिकट जो है वो सिर्फ दस्तयाब है। बाकी तमाम टिकट जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं और इस बात से शायकीन के जज्बे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायकीन किस बेसब्री से जो है इन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का इंतज़ार कर रहे हैं और वो यहाँ पर मैच देखने के लिए बेकरार है। जी ठीक है, शायकीन मैच देखने के लिए बिल्कुल बेकरार है। बहुत शुक्रिया शहरियार खान, आपने हमें आगाह किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आप कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ते हुए कैंसर और इसके मरज की। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जोर पकड़ती जा रही है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, जो हर साल 97 लाख इंसानी जानें निकल जाता है। आलमी इदारे सेहत ने कैंसर को दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मरज करार दे दिया है, इसलिए कि हर साल कैंसर के 2 करोड़ नए मरीज सामने आ रहे हैं। हर साल 1 लाख में से 105 पाकिस्तानी मुख्तलिफ वजूहात के सबब कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें से 70% मरज़ की संगीनी के सबब दौरान इलाज ही चल बसते हैं, जिसकी बड़ी वजह कैंसर के इलाज के लिए दस्तयाब कम तरीन सहूलियात है। कैंसर होता कैसे है और इसकी अलामात क्या हैं, इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जानलेवा मर्ज कैंसर जो हर साल 97 लाख इंसानी जानें निगल जाता है। आलमी इदारा सेहत ने कैंसर को दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज करार दिया है, इसलिए कि हर साल कैंसर के 2 करोड़ नए मरीज सामने आ रहे हैं। सन 2000 में ये तादाद 62 लाख थी। खदशा है कि 2050 तक कैंसर के सालाना नए मरीजों में इजाफा 77% तक हो जाएगा। आलमी सतह पर हर 9 मर्दों में से 1 कैंसर में मुब्तला है, जबकि औरतों में ये शरह 1:12 के है। 2022 में WHO की गई एक तहकीक के दौरान दुनिया के 185 मुल्कों में कैंसर की 36 मुख्तलिफ इकसाम का जायजा लिया गया। आलमी सतह पर कैंसर के मरीजों में से 2/3 फेफड़ों, छाती और आंतों के सरतान में मुब्तला है। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला 25 लाख, ब्रेस्ट कैंसर के 23 लाख और आंतों के सरतान में मुब्तला 19 लाख मरीज रजिस्टर्ड हैं, जबकि 157 मुल्कों की खवातीन में छाती के कैंसर का फैलाव आम है। तहकीक में बताया गया कि खवातीन मरीजों में सबसे ज्यादा अमवात ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती हैं। मर्दों में लंग्स यानी फेफड़ों के सरतान में मुब्तला मरीज अक्सर जान की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 2 लाख नए मरीज सामने आते हैं। कैंसर के सबब 1,20,000 पाकिस्तानी हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत खवातीन में कैंसर के फैलाव की शरह ज्यादा है। सिर्फ छाती के कैंसर में मुब्तला खवातीन मरीजों की तादाद 38% है, जबकि मर्दों में मुंह का सरतान सबसे आम है। मुल्क में जंक फूड के बढ़ते रुझान के सबब नौजवानों की बड़ी तादाद आंतों के कैंसर में मुब्तला हो रही है। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, पाकिस्तान में भी इसकी रेशो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने चाहिए?
जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि जो इसके इजाफी नंबर्स हैं या जो बढ़ते हुए अदाद शुमार हैं, उसकी बहुत सी वजह जो है उसका ताल्लुक बेहतर डिटेक्शन से है। हमारे हेल्थ सिस्टम में स्कैन्स की और टेस्टों की दस्तियाबी बेहतर हो गई है ओवर टाइम। सो एक तो ये वजह है कि हम ज़्यादा इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी पॉपुलेशन भी एज कर रही है। हमारी औसत जो एवरेज पॉपुलेशन थी आज से 3 दहाइयाँ पहले, वो यंगर थी। सो जैसे जैसे दीगर बीमारियों बच के हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, एक सर्टेन उम्र तक आती है, तो भी ये कैंसर डिटेक्ट होते हैं। लेकिन अगर जो इसमें असल इंक्रीज है भी, और वो किन चीज़ों में है, उनके बारे में क्या किया जा सकता है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे अहम जो एंटी कैंसर आइटम है, चीज़ है जिसको परसू किया जा सकता है, वो आगाही है, जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए और इस आलमी दिन के ज़रिए हो रही है। दूसरी चीज़ जो है वो तंबाकू के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी, मुश्किलात, टैक्सेस, उसको सख्त करने की ज़रूरत है। सबसे अगर एक चीज़ हम चुन सकें तमाम कैंसर की कॉजेज़ में से, तो वो टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ है, स्मोकिंग है और दीगर टोबैको प्रोडक्ट्स। तो एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि एक फोकस कैंपेन की ज़रूरत है हेल्दी लाइफस्टाइल पे, और वो सिर्फ कैंसर को नहीं कम करेगा, वो दीगर बहुत सी बीमारियों में भी हमारी मदद करेगा। वो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? एक्टिव रहना, दिन में कुछ ना कुछ दिन का कुछ हिस्सा सर्फ करना एक्टिविटी में, वॉकिंग में, चलने में, भागने दौड़ने में, स्पोर्ट्स में। और जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसकी मिकदार में, तादाद में और उसकी कंपोजिशन में थोड़ी एहतियात चाहिए। हमें उतना ही खाना है जितना हमें ज़रूरत है, और हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, आपने खुराक की बात की है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी रेमेडीज़ भी सामने आती हैं कि ये खाएं, इससे कैंसर के जो अलामात हैं वो कम होंगी और अगर कैंसर से बचा भी जा सकता है। तो ऐसी कौन सी खुराक है, कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाकर इस बीमारी से भी बचा जा सकता है? देखिए, हमारी जो खुराक है उसमें एक तनासुब होना चाहिए सब्जियों का और फलों का। और वो तमाम फ्रेश जो फल हैं जो मुयस्सर हैं, जो सीजनल फल होते हैं, उनको एक मुनासिब मिकदार में खाया जाए। अपनी खुराक में फैट्स और चिकनाई को निस्बतन कम करके उसकी जगह हम अगर सब्जियां उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो वो हमारे लिए बेहतर है। जाहिर है एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर, एक मुतवाज़न खुराक के अंदर प्रोटीन्स भी शामिल हैं, गोश्त भी शामिल है, दाल, फैट्स भी शामिल हैं, ये सारी चीज़ों का। लेकिन एक तनासुब जो है वो उसका झुकाव जो है ज़्यादा होना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ। तो इसमें सोशल मीडिया के दौर में अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि गलत और सही दोनों इन्फॉर्मेशन के बारे में तफरीक करना अक्सर लोगों के लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो मुस्तनद सोर्सेज की वेबसाइट्स को जाके देखें या मुस्तनद डॉक्टरों से रब्ता करें, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए डॉक्टर से क्या पूछना, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स में बहुत सी अवेलेबल कैंसर की जो ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ हैं जिनका नाम है, उन्होंने बेइंतहा डिटेल में ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, उधर से देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इसकी क्या सहूलियात मुयस्सर हैं? अस्पताल चूँकि आपको पता है कि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, एक लाहौर में बन रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना रही है, एक और लाहौर में भी है। तो आप ये मुझे बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या किया जा सकता है इसकी सहूलियात के लिए कि वहाँ इसका इलाज हो सके बआसानी? अच्छा देखें, प्रिवेंशन तो बहुत अच्छी बात है, हम अगर कर सकें, जितनी कर सकें उसको करना चाहिए, वो ठीक है। गैर ज़रूरी इंजेक्शंस ना लगवाएं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वो सब बातें अपनी जगह। लेकिन बाहर कैफ कुछ कैंसर के केसेस फिर भी डिटेक्ट होंगे, ये लामहला एक इनएविटेबल चीज़ है। उस सूरत में इलाज की ज़रूरत है। इलाज में हमारे बहुत से कैंसर के इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ नए भी सीन के ऊपर आ रहे हैं। हम सब का खैर मकदम करते हैं और समझते हैं कि सब की सहूलियात और ख़िदमात को सराहना चाहिए। इसमें चाहे सरकारी इदारे हों, गैर सरकारी इदारे हों, निजी हों, नॉन प्रॉफिट्स हों, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के बहुत से इस तरह के सेंटर्स हैं, सब मिलजुल के इसमें अपनी एफर्ट और हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि हमारी जो मैन पावर है, हमारी ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, इसके में जो डायग्नोस्टिक्स, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स चाहिए, उसका बहुत अहम हिस्सा है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ रेडिएशन की चाहिए, उसमें बहुत अहम हमें, यानी सो एक HR का एस्पेक्ट है। नर्सिंग केयर इन ऑन्कोलॉजी जो है बहुत अहम है। और आखिर में आपको बताऊँ, जो दवाएँ हैं वो इतनी महंगी हैं क्योंकि बेशतर इसमें से इंपोर्ट होती हैं। और जो मॉडर्न तरीन दवाएं हैं, जो सेलुलर थेरेपीज़ हैं, जो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं,
वो ज़्यादातर आम पाकिस्तानी की पहुंच से बाहर है। उसकी ऐसी इंपोर्ट जो अफोर्ड हो सके और लोकल मैन्युफैक्चर डॉक्टर साहब ये भी काइंडली बता दीजिएगा कि इसकी इब्तदाई सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर किसी को वो सिम्टम्स हो तो वो फौरी तौर पर अस्पताल से रजू कर सकता है या अपने डॉक्टर पे जा सकता है। देखिए, कैंसर के ना, क्योंकि कैंसर कई 100 किस्म के हैं और जिस्म के तकरीबन हर हिस्से में कैंसर हो सकता है, तो इस सूरत हाल में किसी एक अलामत या सिम्टम का जिक्र करना नामुमकिन है। लेकिन बुखार का लगातार रहना, वज़न कम होना, जिस्म के किसी हिस्से पे फोड़ा होना, जिस्म के किसी हिस्से से लगातार खून रवां रहना बगैर किसी वजह के, ये वो अलामात हैं जिसको बाहर कैफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और फिर इनकी टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पता चले कि अगर कैंसर है या नहीं, और अगर है तो उस सूरत में उसका क्या इलाज मुमकिन है। बहुत से कैंसर आजकल काबिल इलाज हैं, और अगर बर वक्त दरियाफ्त हों तो बहुत अच्छा, बेहतर और क्योर वाली बात इसमें भी हासिल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में भी अब सहूलियात मौजूद हैं, कितने फ़ीसद बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं कि इलाज मुमकिन हो सकता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत महंगा इलाज है और खुदा न खास्ता कैंसर का नाम सुन के इंसान की आधी जान तो निकल जाती है, और अगर किसी को हो जाता है तो फिर कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में कम पैसों में इलाज हो सके? अच्छा देखिए, कैंसर का इलाज इसलिए एक बार तो थोड़ा समझने की जरूरत है, ये महंगा क्यों है, ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत सी दफ़ा सिर्फ दवाओं से नहीं होता, उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ सर्जरी से कई दफ़ा नहीं होता, उसमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कई दफ़ा इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर इन सारी चीज़ों का जब इलाज चल रहा होता है तो मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सी सपोर्टिव स्पेशलिटीज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनरी, इन्फेक्शियस डिजीज़, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, पैलिएटिव केयर, खुदा न खास्ता अगर किसी का कैंसर बढ़ जाए, ये वो तमाम स्पेशलिटीज़ हैं जो दरकार हैं। तो महंगा वो इसलिए पड़ता है। अब इसको हमारी रसाई तक लाने के लिए पहले तो ये है कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो दवाएं हैं, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे वो डायग्नोस्टिक हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से, कंपोनेंट्स, इसके स्टेप्स अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो जाएं या बन जाए। अब देखें, उस दिन पाकिस्तान का पहला वेंटिलेटर लॉन्च हुआ है, तो ये इतना ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़रा एक मुश्किल राह है, लेकिन इस पर हम एफर्ट करें तो हो सकता है। दूसरा ये कि अंटिल दैट हैपन, जाहिर है वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, तो हमें अपने मरीजों को सरकारी, निजी और नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी के ज़रिए एक आम पाकिस्तानी जो है वो 10, 15, 20 लाख रुपए का जो एक शख्स का कैंसर का इलाज है वो इतना आसान नहीं। तो हमें आम आदमी को डेफिनेटली इस चैरिटेबल हेल्प की या सरकार के ज़रिए उस हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत है, और वो बहुत वेलकम है इस काम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बता भी दिया कौन से सिम्टम्स हों तो आपको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है कि आपका बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट आपकी होनी चाहिए, अपना ख्याल आपने खुद करना है। रिएक्टिवली आपने इस चीज़ को नहीं जाना, बल्कि प्रोएक्टिवली, उससे पहले ही आपने इसको बचाना है, खुद को भी बचाना है, अपने चाहने वालों को भी बचाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इसका इलाज चूँकि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो काफ़ी महंगा भी है, तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमने इस इलाज से, इस बीमारी से बचना कैसे, इस आने वाले प्रोग्राम से भी हम इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के छोटे शहरों और इलाकों की मुश्किलात की, जिनके बायस शहरियों का जीना महाल हो गया है। और सबसे पहले बात करते हैं सूबा पंजाब के शहर सरगोदा की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन जारी है। सरगोदा पुलिस के सैकड़ों मुलाजमीन पर मुश्तमिल दस्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुआवनत कर रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और नुमाइंदा सुनो न्यूज़ अली रजा इस वक्त डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मिल्ही के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कहिएगा, इस पर कितने फीसद अमल दरामद किया जा रहा है और कब तक तजावुज़ात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मामलत सरगोदा पुलिस इस वक्त कर रही है। तमाम चौक चौराहों को तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है। डीपीओ सरगोदा की ज़ेरे निगरानी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सिटी सर्कल की जो पुलिस है इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुकम्मल मावनत करते दिखाई दे रही है। डीपीओ सरगोदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। जो सरगोदा शहर के बाज़ार हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, बल्कि वहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जो था वो भी मुतासर
मुतासर होता था। तो उसके अगेंस्ट जो जी तमाम ज़िली इंतज़ामिया, सरगोदा पुलिस और कॉरपोरेशन ने जो है वो एक मैसिव जो है क्रैकडाउन उसका आगाज़ किया है। उसमें जो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स करके लोग बैठे थे उनके खिलाफ जो है FIRs का इंदराज भी कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है ताकि ओवरऑल ट्रैफिक का बहाव और पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो आसानी महसूस कर सकें। आज बिल्कुल सरगोदा पुलिस की जानिब से कॉरपोरेशन को एक चाको चौबंद दस्ता फ्राहम किया गया है। तमाम चौक चौराहों में तजावज़ात को रिमूव कर दिया गया है और पुलिस का जो इस वक्त दस्ता है कॉरपोरेशन की मुकम्मल मामलत करता दिखाई दे रहा है। जी सही, तो मुकम्मल तौर पर जो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इसी हवाले से अवाम ने क्या कहा है ये भी देख लें। जी मेरी राय तो ये कहती है कि जो ये तजावज़ात हटाई जा रही है ना जी, ये हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत अच्छा इक़दाम है। एक दुकानदार की दुकान का किराया 27,000 रुपये है, उसने आगे फटा दिया हुआ 20,000 रुपये, आगे छापा दिया 25,000 रुपये पे, 27 उसका अपना किराया और 70 वो बाहर से कमा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तो मेरा तो कहना ये है कि इक़दाम अच्छा है उनका। जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है ना नजायज़ तजावज़ात के बारे में, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बाज़ार खुले हो गए हैं, लोग फैमिली के साथ आके शॉपिंग तो आराम से कर सकते हैं ना जी। दुकानों वालों ने अपने फट्टे आगे रखे होते हैं और आधी आधी सड़क को उन्होंने कवर किया होता है, तो गुजरने वालों को, ग्राहकों को बहुत मुश्किल हो जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। बाकी पुलिस जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इनके साथ, क्योंकि पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी कोई मसला मसाइल हो सकता है। लोग भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तजावज़ात का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि रोड जिससे ब्लॉक हो जाती हैं और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होते हैं। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।